थी, है और रहेगी। लिख के दे दो, लिख कर दे दो। वो कह रहे हैं कि हर चीज को कानून नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, जो चीज उनकी सुविधा के लिए वो कानून बन जाए। 3 बिल आने थे, कोई मतलब नहीं था 3 बिल में आप रिफॉर्म करें या लेके आए। जो चीज आपकी सुविधा के लिए वो बन जाएगा। जो चीज हमारी डिमांड है आप कर दो, हम नहीं ट्रस्ट करते। हमारे लिए आपका झूठ सबसे मजबूत, हम क्यों ट्रस्ट करें? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं आपसे, क्योंकि ऐसा आपने आज दिन तक किया क्या हमारे लिए? सब कुछ तो आपने निजीकरण कर दिया। हमारा रेलवे नहीं छोड़ा, हमारे बैंक नहीं छोड़े, हमारा अस्पताल नहीं छोड़ा, हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं छोड़ी, अपनी तो रेलवे की प्राइवेट लाइन बिछा दी। तो हमारे पास क्या है? तो जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम आपके झूठ के हवालों पे क्यों जाए? हम तो लेट मी टेल यू, मोदी जी ने जितना हमारा अच्छा भी कर दिया है ना, और अच्छा नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए मोदी जी का डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया। वी आर वेरी हैप्पी विद आवर ओल्ड इंडिया। वी वांट जो हमारा पहला भारत था, पहला देश था, हमें वैसा मिल जाए। जब इतना किसान जगह जगह से आया, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, सब सड़कों पे बैठे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं इनके साथ। नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरसीज से सपोर्ट आ रहा है। व्हेन एवरीबडी हैज रियलाइज कि ये कानून तीनों जो बिल लाए हैं बिल्कुल गलत है, तो मोदी जी को रियलाइज करना चाहिए ना कि जनता की खुशी के लिए बैठे हो, या जिन्होंने आपको वहां बिठाया आप उन्हीं के घर भरते जाओगे। चले ना, जब आप इनसे वोट मांगते हो तो कहते हो हिंदुस्तानी, अब ये अपने हक की बात करो तो आप कह रहे हो खालिस्तानी, पाकिस्तानी। तो यही तो आप हमें देते आए हो 6 साल तक। 6 साल में, 6.5 साल में आपने पीएचडी किस पे करी है? हिंदू, मुस्लिम, नक्सली, पाकिस्तानी। अगर छात्र आंदोलन करता तो आप उसको कहते तो टुकड़े टुकड़े। एंड दिस इज व्हाट दे हैव डन ना। इसी में तो आपकी पूरी अचीवमेंट है। हमें क्या दिया आपने? इसीलिए आज इतना युवा किसान इतना परेशान हो चुका है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जब सब कुछ पूंजीवादियों के हाथ में चला जाएगा, सब कुछ कॉर्पोरेट घराने के हाथ में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? जो घर से नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारा किसान अभी भी आधे से ज्यादा गरीब है। जो अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो उनके बच्चे भी जब भूखे मर जाएंगे। वो सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? सबके अंदर रेवोल्यूशन क्रांति है, क्योंकि सब जिसे कहते हैं ना, एक प्रताड़ित तड़प चुका है इस सरकार से। ये लगता है कि लोकतंत्र में इतनी ताकत है, बड़े बड़े तानाशाह भी हो ना तो यहीं रह जाएंगे। में आ चुकी है कि इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ बुरा हो रहा है, तो ये जैमर लगा ले। अभी यहाँ पे भी जैमर है, नेटवर्क आप लाइव नहीं कर सकते, ये जैमर लगा ले, ये नेटवर्क तेज कर ले, कुछ कर ले। यहाँ नहीं तो किसी और नुक्कड़ में बैठ के हम वीडियोस भेज देंगे, डाल देंगे, भेजते जाएंगे। नमस्कार, मैं गोविंद। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक राजा हुए थे, यानी एक कैरेक्टर हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। नाम सुना होगा आपने। कहते हैं कि वो अपने समय से बहुत ज़्यादा एडवांस था। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें पागलपन था, कुछ लोग उसको मूर्ख और कुछ लोग उसको बहुत ही विद्वान राजा मानते हैं। कुछ ऐसा ही हमें आज के दौर में भी देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, उनको भी देखो, वो भी कुछ मोहम्मद बिन तुगलक जैसी ही योग्यताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे काम किए थे, जैसे अपनी राज्य की जो राजधानी है उसका परिवर्तन कर दिया और सारी जनता को वहाँ से उठाकर ट्रांसफ़र करने की बात की दूसरी राजधानी में, और मुद्रा का प्रचलन कर दिया, नई मुद्रा की शुरुआत कर दी। इसके अलावा जनता पर कर बढ़ा दिए। ऐसे कुछ फैसले किए जो उसने ये सोचकर किए कि ये फैसले जो है मेरे देश की, मेरे राज्य की जो तकदीर है उसको बदल देंगे और जनता जो है बड़ी खुश होने वाली है। आज भी हमारे जो सर्वोच्च पद पर आसीन हैं वो यही सोचते हैं कि मैं जो फैसले कर रहा हूँ उससे पूरा देश जो है वो बहुत खुशहाल हो जाएगा। चाहे नोटबंदी को ले लो, उन्होंने यही कहा था कि 50 दिन के अंदर पूरे देश का जो काला धन है वो वापस इंडिया में आ जाएगा और प्रत्येक गरीब के हाथों में बहुत सारा पैसा आने वाला है। जनता बड़ी खुश हुई और उनको भी लगा सही काम हुआ है, लेकिन अंजाम आप देख रहे हैं, एक ढेला वापस नहीं आया। उसके बाद जीएसटी, वो भी नया एक नई बात और नई उत्साह ऊर्जा के साथ कहा गया कि जीएसटी आने से पूरे देश के व्यापारियों में खुशहाली आ जाएगी, सब लोग खुश होंगे। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, उल्टा सिस्टम और उलझ गया। उसके बाद CAA और NRC जैसे कदम, उसमें भी पूरे देश में हलचल मच गई और बोला अब जो देश है वो एक हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक और नया कदम जो अभी प्रचलित है, किसानों के लिए 3 नए बिल लेकर आए हैं।
अब उनको लग रहा है, वो कहते हैं और उनकी पार्टी कहती है कि इन बिलों से किसानों में जो है वो समृद्धि की बहार आ जाएगी, खुशहाली की लहर आ जाएगी, और किसान जो बेचारे वो किसी राजनीतिक पार्टी के साजिश का शिकार हो गए हैं लगता है, जो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। वो सड़कों पे बैठ गए हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनको तो खुश होना चाहिए था कि अब जो है उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है ना, लेकिन वो कहाँ समझने वाले। महान व्यक्ति की महान बातें वो कहाँ समझ सकते हैं। तो जो व्यक्ति समय से एडवांस है उसकी बातें वो वर्तमान में कहाँ समझ पाएंगे, उनको समझ में अभी नहीं आएगा। उनको ये बातें बाद में समझ आने वाली है, पर वो जो है सड़क पे धरना करके बैठ गए हैं लाखों की संख्या में। लेकिन हमारे देश में जो किसानों के हालात है, किसानों की जो दशा है, उसको आप समझोगे। सभी पार्टियां कहती है हम किसानों के लिए वो करेंगे, हमने किसानों की तरक्की की है, हम किसानों के लिए वो करने वाले हैं, इनका लोन माफ़ कर देंगे, इनका फसलों का बीमा कर देंगे, 2022 तक किसानों की आय जो है वो दुगनी कर देंगे। सभी पार्टियां, ये अभी जो वर्तमान पार्टी है वो नहीं, सारी पार्टियां एक ही तरह की बातें करती हुई इनको बरगलाती गई है। लेकिन आप सोचोगे कि किसानों की दशा में कितना सुधार हुआ है, इसको हम आज इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, किसान जो है वो, यानी हिंदुस्तान का जो किसान है, वो अपनी किस्मत और भगवान इन दो के सहारे जीता है। जब वो फसल बोता है, चाहे किसी भी प्रकार की फसल हो, तो उसे अपनी किस्मत पर भरोसा करना होता है कि शायद इस बार प्रकृति का कोई ऐसा प्रकोप नहीं हो कि मेरी फसलें बर्बाद हो जाए। कभी ओला, कभी आंधी, कभी तेज़ बारिश, कभी कम बारिश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसकी फसल को ख़राब ना कर दें, और उसे भगवान का ही आसरा होता है। इसी के सहारे वो चलता है और जीता है और काम जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन आप देखोगे कि इसके बावजूद भी जो है कई बार उसकी फसलें जो है वो ख़राब हो ही जाती है अलग अलग कारणों से, और सरकारें जो है वो औने पौने दाम देकर अपना पीछा छुड़वा लेती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ आंकड़ों की, जो हमें बताएंगे कि किसानों की दशा कितनी बदली है और बाकी देश के जो लोग हैं उनकी दशा कितनी बदली है। दोस्तों, 1970 में गेहूं का जो दाम था वो 76 रुपये प्रति क्विंटल था, और आज वो बढ़कर कितना हो गया है 2020 में, वो 2000 रुपये, लगभग 2000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। यानी उसमें कुल मिला के 25 गुना की वृद्धि हुई है, 25 गुना की बढ़ोतरी हुई है इसकी रेट में, है ना। और अब आप देखिए बाकी क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी वृद्धि देखिए। सरकारी कर्मचारियों के इस दौर में 1970 से अब तक के जो दौर है, अब तक का जो टाइम है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 120 से 125 गुना, है ना। वहाँ किसानों के लिए गेहूं के दाम में कितनी वृद्धि हुई, 25 गुना वृद्धि, और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और डीए में कितनी वृद्धि हुई, 120 से 125 गुना ज़्यादा। और सरकारी कर्मचारियों में ही अगर प्रोफेसर्स की बात की जाए जो ऊंचे पदों पर है, तो उनके वेतन में वृद्धि हुई है 170 से 190 गुना वृद्धि हुई है। इसके साथ अगर कॉरपोरेट प्राइवेट क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो वृद्धि हुई है वो लगभग 250 से 300 गुना उनके वेतन में वृद्धि हुई है। अब आप अनुमान लगाइए कि कहाँ 25 गुना वृद्धि और कहाँ 300 गुना वृद्धि और 120 गुना वृद्धि। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज जो गेहूं की कीमत है वो 7,600 रुपये क्विंटल होनी चाहिए अगर किसानों की भी उतनी ही वृद्धि होती तो। लेकिन है कितनी, लगभग 2000 से भी कम रुपए प्रति क्विंटल की कीमत है। इस दौरान जो किसानों का खर्च है दोस्तों वो कितना बढ़ गया है। देखिए कि आज जो डीजल की कीमत है वो 1970 में क्या था, 1 रुपये प्रति लीटर था। आज उसकी कितनी है कीमत, 83 रुपये प्रति लीटर। और पेट्रोल की कीमत कितनी है, 90 रुपये प्रति लीटर से भी ज़्यादा, है ना। ये है तो उनके खर्च में तो, यानी किसानों के खर्च में तो बहुत बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन जो उन्होंने उपजाया है उसकी कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। तो इसके कारण उनकी दशा कैसी होने वाली है, उसके ऊपर से ये एग्रीकल्चर बिल 3 उनका जो बचा कुचा सहारा है उसको भी खत्म
करने के लिए लाए गए हैं, यानी उनका प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। जैसे पानी जो है वो प्रकृति की देन है और भरपूर पानी प्रकृति हमें देती है, लेकिन जब प्राइवेट हाथों में ये काम गया पानी का, तो आज जो पानी की कीमत है हमें 20 रुपये प्रति लीटर से लेकर 50 रुपये प्रति लीटर तक चुकानी पड़ती है। ऐसे ही अगर इन फसलों का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, कॉरपोरेट के क्षेत्र में दे दिया गया, तो हमें जो खाने के भी लाले हैं वो पड़ने वाले हैं दोस्तों। और सरकारी कर्मचारियों के साथ हमारे राजनेता कैसे पीछे रह सकते हैं, उनकी भी देख लीजिए। अगर अब तक सबसे ज़्यादा वेतन किसी का बढ़ा है तो हमारे माननीय सांसदों का, माननीय राजनेताओं का ही बढ़ा है। 1954 में इनको 400 रुपये मिलते थे प्रतिमाह, जो अब बढ़कर कितने हो गए, 1 लाख रुपए प्रतिमाह, यानी लगभग 250 गुना की वृद्धि हुई है इनके वेतन में। इसके अलावा इनको जो भत्ते मिलते हैं उनमें तो कितने किसानों का परिवार ऐसे ही पल जाए, इतने इनको भत्ते मिलते हैं। वो भत्तों की तो गिनती ही नहीं है, ये तो केवल वेतन है। तो सबसे ज़्यादा वेतन जो जिनका बढ़ा है वो हमारे राजनेताओं का बढ़ा है, और किसानों के बारे में कोई सोचता नहीं है। और अब जब किसान सड़कों पर है अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए, तो उनको कभी खालिस्तानी, कभी कम्युनिस्ट, कभी आतंकवादी और कभी जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी की साजिश का शिकार बताते। लेकिन अगर आप एक किसी किसान परिवार से आते हैं तो अपने माता पिता को खेत में काम करते हुए जब देखते हैं तो महसूस कीजिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप किसान परिवार से आते हैं तो अपने पिता से बात कीजिए और पता कीजिए कि कृषि बिल उनके लिए सही है या नहीं है। आपसे ज़्यादा जानकारी उन कृषि बिलों के बारे में आपके पिता को होगी। एक किसान का जो सफ़र है वो कितना दर्दनाक होता है दोस्तों, जो वो है कितनी मेहनत से प्रकृति के सहारे, भगवान के सहारे, किस्मत के सहारे जो है फसल उगाता है और उनको दुकानों तक पहुंचाता है। व्यापारियों की जो दुकानें हैं वो भर जाती हैं, लेकिन उनको उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता और वो अंत में फांसी खाकर मर जाता है। आज का भी जो डेटा है वो यही है कि रोज़ हिंदुस्तान में लगभग 28 किसान जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में कौन जीना चाहेगा। तो दोस्तों, आप किसी किसान के अगर साथ खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी किसी राजनीतिक पार्टी की साजिश का शिकार या उनको बहका हुआ बताकर उनकी जो है मजाक तो मत बनाइए। कोई ऐसे मूर्ख नहीं है कि वो इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो, सड़कों पर पड़े हैं अपना जीवन दांव पर लगाकर। ऐसा कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता। जब जीवन पे, जिंदगी पे आ बनती है तब इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं। तो मेरा तो मानना है कि किसी राजनीतिक पार्टी के भक्त या चिंटू बनने के बजाय एक अच्छे नागरिक बने, सच्चे नागरिक बने, जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम करें। ये भक्तगिरी और चिंटूगिरी से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो सच्चे नागरिक बनने की ज़रूरत है, जो कि वर्तमान में इस देश में बिल्कुल नहीं दिखते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर हमारा काम आपको पसंद आता है, ठीक लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यदि वीडियो पसंद नहीं आता है तो ऑब्वियसली डिसलाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में आलोचनाएं, गालियाँ जो आपको लिखनी है वो लिखिए। धन्यवाद।